स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। सुबह के बज रहे हैं 8:10। अभी मैं हूँ हैम्बर्ग शहर में, जर्मनी में। कल यहाँ पे हम आ गए थे ज्यूरिख से ट्रेन लेके, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं और नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमारा मिशन है बर्फ़ भाई, बहुत सारी बर्फ़। ठीक है, तो जर्मनी में हमको बर्फ़ का कहीं नामो निशान नहीं मिला है बड़े शहरों में। ठीक है भाई, अभी जो लड़की आई ना मेरे कैमरे में, मेरे को लगा ऐसे कहने आ रही है कि मेरे को वीडियो में मत लो या फिर और कुछ ऐसा, पर वो लड़की मेरे से बोलने आई थी कि यहाँ पे फ़ोन मत निकालो। कहती आई वुड नॉट पुट माई फ़ोन आउट हेयर। मैंने कहा ओके थैंक यू फॉर द एडवाइस। कहती जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल, मतलब लोग यहाँ पे चोरी वोरी कर सकते हैं। देख लो भाई, ट्रैवलिंग में इतना एक्सपीरियंस मेरे को हो चुका है। मैंने कल आते ही बता दिया था कि ये नेबरहुड है, सही लग रहा है मेरे को। और देख लो लड़की भी मेरे को आके भाई बोल के गई है, ऐसा नहीं है आई एकदम से, मतलब अपना टाइम निकाला, बताया चलो चलते हैं, हमको यहाँ से निकल ही लेते हैं यार। जर्मनी मेरे को थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। मेरे को लगता भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है जर्मनी। यूरोप में सबसे कम जो मेरे को टूरिस्ट ही लगा वो जर्मनी लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा है, पर है ही ऐसा। भाई बड़ी हैरानी हुई यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो आके मदद कर देते हैं कि भाई यहाँ पे फ़ोन मत निकालो, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है। फिर वो सोचते हैं कि हम अगले बंदों की मदद कर देते हैं, इस बेचारे का फ़ोन चोरी होने से बच जाएगा। साइड में ही मेरे मतलब 5-6 अफ्रीकन लोग ड्रग्स वगैरह कर रहे थे, तो उसको लगा इस लड़के को बता देती हूँ, सही सा लड़का लग रहा है। तो यार जर्मनी एक टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से मैं ना कुछ जर्मनी में ऐसा ढूंढ नहीं पाया आज तक कि जिसके लिए मैं जर्मनी घूमने आऊँ। जैसे फ्रांस में पेरिस हो गया, 2-4 शहर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी यहाँ पे क्रिसमस मार्केट्स होती हैं, अच्छे शहर हुए। बर्लिन में कितनी हिस्ट्री है, पर ये जो इमिग्रेशंस का हुआ है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आना इमिग्रेंट्स का, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है यार जर्मनी के टूरिज़्म को भी। लोग भी यहाँ पे आना कम पसंद करते हैं, अब आते होंगे, अभी भी ऐसा नहीं कर हमें ज़ीरो हो गया, पर आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अब हम डेनमार्क पहुँचेंगे, फिनलैंड पहुँचेंगे, स्वीडन पहुँचेंगे, वहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी की फील आएगी। यहाँ पे जब से आए हैं भाई हैम्बर्ग में, जैसे उतरे ट्रेन से लग ही रहा था कि डॉजी एरिया है। चलो हमारी ट्रेन है 8:52 की, जो कि हमको लेके जाएगी कोपेनहेगन। पहले हम जा रहे हैं एक सुपरमार्केट, पानी वानी ले लेते हैं, थोड़ा खाने पीने का सामान ले लेते हैं, क्योंकि 4 घंटे 45 मिनट लंबी ट्रेन जर्नी है। तो हैम्बर्ग के स्टेशन पे जो सुपरमार्केट है वो एडेका है, ये इस पे चलते हैं। ये आ गई भाई अपनी ट्रेन, और यहाँ कहीं बैठ जाते हैं। भाई बाहर से इतना गंदा हो रखा था शीशा, में खुद जाके साफ करके आया और अभी भी साफ हुआ नहीं है। मतलब बस इतना काला उतरा उस पे शीशे पे से, यार साफ़ ही नहीं करते यार कोई भी ट्रेन वाले, पता नहीं क्या ही है। कल वाली तो फिर भी थोड़ी ठीक थी, ये तो बहुत ही गंदी आ रखी है भाई, बिल्कुल साफ़ नहीं कर रखी। एग्जैक्ट टाइम पे डिपार्चर हुई है भाई हैम्बर्ग से, और इतना गंदा शीशा हो रखा है क्या ही बताएं। खाली पड़ी है भाई ट्रेन, कोई पैसेंजर इतना कोई भी नहीं आया है भाई। अभी सुपरमार्केट गए थे और गलती से मैं गैस वाला पानी ले आया जल्दी में। अब इसकी गैस निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, खोल के ऐसे ऐसे करके, देखना कितनी गैस आएगी अब। ये देखो, तो कुछ तो निकलेगी, धीरे धीरे करके इसकी सारी गैस ख़त्म कर देंगे हम, फिर ये नॉर्मल पानी बन जाना चाहिए। देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। देखना अब दोबारा, देखो। और भाई मेरी इस आँख में देखो, इस तरफ घुमाऊंगा तो यहाँ पे लाल लाल हो गया। ये सर्द गर्म करने से होता है, पर मेरे को हुआ पहली बार है। गया मैं -30 में भी हूँ, -20 में वगैरह। कल तो कुछ भी टेम्परेचर नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। अब ये शायद अब दिख रहा होगा आपको, तो हो जाएगा ठीक। तो देखना सीरीज़ में, पहले इसकी गैस निकालते हैं। हाँ देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है। टेस्ट करके देखता हूँ, पहले करा था ठीक है, पी सकते हो। नहीं, अंतर तो इतना नहीं आ रहा।
दोपहर का टाइम हो रहा है 1:40। हम पहुंच गए हैं कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कुछ ऐसा कहते हैं ये लोग। तो हमने कवर करा 474 किलोमीटर और ज़्यादा नॉर्थ में आ चुके हैं हम कोपेनहेगन। और आज हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया, तो 1:30 बजे, अभी 4:30 बजे तक रात नहीं होने की 3 घंटे हैं। और जो हमारा हॉस्टल है बिल्कुल सिटी सेंटर में है, मतलब होटल है, हॉस्टल है जनरेटर वाला ही, जनरेटर हॉस्टल, उसमें ही प्राइवेट रूम है अपना। 3 घंटे हैं और बिल्कुल सिटी सेंटर है, तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है हमारा हॉस्टल, जो कि सिटी में से होते हुए हमको जाना है। तो वॉकिंग करते हुए जाएंगे, सिटी भी देख लेंगे और फिर बैग वैग ड्रॉप करके अपना बाहर चलेंगे घूमने। कोपेनहेगन का स्टेशन कुछ ऐसा है जैसे कि कोई पुरानी फैक्ट्री हो जिसमें आग लग गई हो, ऐसा सा पुराने स्टाइल में बना रखा है। टेम्परेचर हो रहा है कुछ -1 -2 के करीब, पर शायद विंड है उसकी -8 दिखा रहा था। ऐसा कुछ लगता है कोपेनहेगन का स्टेशन बाहर से। 1:54 होने लग रहे हैं। कुछ ऐसा वेदर हो रहा है भाई, -1-2 और हवा चलने लग रही है, ठंड हो रही है यहाँ पे काफ़ी स्विट्ज़रलैंड वगैरह कंपैरिजन में। अभी रास्ते में ना चलते चलते बर्गर किंग मिल गया था, तो यहाँ पे मेरे को बाहर मेन्यू में दिखाई दिया था चिली कुछ ऐसा था, जो कि मैं खाता था चिली चीज़, ये खाता था मैं मोरक्को में। तो इसके 20 पीस है 79 के, मतलब 80 को यहाँ पे करेंसी जो चल रही है वो डेनिश क्रोने है, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा। भाई गलत ऑर्डर दे गया था, वो बर्गर दे गया था किसी का। ये हैं चिली चीज़, देखो ये होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं भाई। इसके अंदर चिली टाइप में चीज़ भरे होते हैं और 20 पीस लिए हैं, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। अब जो होटल था वो 2 किलोमीटर था, पर हम वॉक करके क्यों जा रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं वॉकिंग करते करते। और बात क्या है कि अब हमको जाना है उस सामने वाली गली में। वो गली इतनी पतली है कि उस पे सिर्फ़ और सिर्फ पेडेस्ट्रियंस जाना अलाउड है। तो भाई हम क्यों जाएं कुछ बस लेके, जब हमको घूमना ही उस गली में है। आराम से जाओ इंजॉय करते हुए बिल्कुल। अगर 5-6 किलोमीटर होता तो टैक्सी या फिर बस ले लेते, पर अभी जाना ही उस गली में है और मज़ा आएगा भाई घूमने में, तो इसलिए हमने कहा पैदल चलते हैं। ये मेट्रो का M साइन बना हुआ है, शायद ये मेट्रो का है, इसके नीचे मेट्रो जाने लग रही है। मेट्रो भी है कोपेनहेगन में। भाई यहाँ पे देखो साइकिल वालों के लिए भी लाल और हरी बत्ती बना रखी है। यहाँ पे अगर ग्रीन है तो साइकिल वाले भी रुकेंगे, अभी 3-4 यहाँ पे रुके हुए थे। लाल होती साइकिल वाले भी रुकते हैं। तो डिसिप्लिन इतना ज़्यादा है भाई इन देशों में कि वो जो साइकिल वाला है ना, वो जो आगे जा रहा है वो ग्रीन में ही क्रॉस करके गया, अगर ये लाल हो जाएगा तो यहाँ पे आके ये साइकिल वाले रुक जाएंगे। जैसे 2 आने लग रहे हैं ना, इनको पता है वो ग्रीन हो रखा है। तो पेडेस्ट्रियंस की भी इज्जत है, गाड़ियों की भी है, सब एक दूसरे को इज्जत देते हैं, तो एक दूसरे को मिलती है। चलो देखो पेडेस्ट्रियन भी आराम से खड़े हुए हैं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। ये साइकिलिस्ट भी ऐसा नहीं कि पार करें, इनको तो खैर उस तरफ जाना है, पर यहाँ पे भी आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ देखो अभी ये येलो हो गई, अब मैं आपको दिखा दूंगा, वो देखो वहीं पे रुक जाएगी शायद वो साइकिलिस्ट ना, वो देखो भाई वहीं पे रुक गई वो साइकिलिस्ट, उससे आगे आएगी ही नहीं। अब ये गए हैं, इनकी ग्रीन हुई है पेडेस्ट्रियन के साथ साथ, तो अब ये गए हैं। तो इज्जत दो और इज्जत लो वाली चीज़ भाई इन देशों में बहुत ज़्यादा है यार। अब चल रहे हैं भाई इनकी मेन जो वॉकिंग स्ट्रीट है, सिर्फ यहाँ पे पैदल चलने वाले, ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है। चूरोस कल खाए थे, आज फिर अभी हलचल है। शाम को आके भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ये वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म करने के बाद यहाँ पे एक स्क्वायर पे पहुँच गए। सारी पुरानी बिल्डिंग्स, जैसे कैसे मेंटेन कर रखा है पुराने कल्चर को ना, ये नहीं कि तोड़ के कुछ नया बना दिया। ये पूरे यूरोप में ऐसी मस्त तरीके से मेंटेन चीज़ें हैं।
और इनको तोड़ना अलाउड भी नहीं है। भाई यहाँ पे भी हमने लिया कोपेनहेगन में जनरेटर हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में प्राइवेट रूम। ये है कमरा भाई अपना, और कमरा कितना बड़ा है और प्राइस बताता हूँ आपको भी मैं। ये देखो, ये टॉयलेट है, शावर, ये अपना बेड, मतलब बेड में सिर्फ बंदा जाने की जगह है, और यहाँ पे टीवी वगैरह भी लगा। मतलब सूटकेस कहीं पे खोलने की जगह तक नहीं है, यहीं पे खोलने हैं आपको सूटकेस भी जो खोलने हैं। ये जो हमको पड़ा है भाई, ये पड़ा है $75 फॉर 1 नाइट, वो भी सर्दियों में। गर्मियों में इनके प्राइस और ज़्यादा रहते हैं। तो आप सोच सकते हो 7,000 रुपये का लगभग 92 का हो गया भाई आज डॉलर। 7,000 रुपये में ये कमरा मिला है। और काफ़ी मतलब यूरोप में, जापान में आप जाओगे ना होटल्स में, एक बात बहुत अच्छी होगी, आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। चद्दर साफ़ सुथरी मिलेंगी, तौलिया साफ़ सुथरा मिलेगा, कमरा साफ़ सुथरा मिलेगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, साफ़ सुथरा। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे कितना ही छोटा कमरा क्यों ना हो, ठीक है। बहुत ही बेकार होटल है तो उसमें आपको बेकार मिलेगा, पर कमरा बहुत ही, शीट्स ऐसी लगते हैं भाई जैसे कि नई बिछाई हैं। और इंडिया में कई बार होता है भाई, अच्छे से अच्छे होटल में भी चले जाते हैं ना, उसमें शीट्स गंदी होंगी, स्टेन्स होंगे, बाल बड़े होंगे, कहीं पे कुछ होगा, पर यहाँ पे सफाई बिल्कुल चकाचक है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ जापान, यूरोप वगैरह में। अमेरिका की बात अलग है, उसको मत कंसिडर करना। यूरोप में, जापान में, इन सब में आप होटल कोई भी ले लो, साफ़ सुथरा मिलेगा आपको, इसलिए मैं डरता नहीं। कमरा छोटा मिल जाएगा पर सैनिटेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता। भाई स्विट्ज़रलैंड में TDS नापा था 170 आया, जर्मनी में कल नापा 210 आया। अभी इस हॉस्टल में भाई जो सिंक में से पानी का TDS नापा, उसका आया 370। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरा जो घर पे RO प्योरीफाई कर रहा है पानी को, उसका TDS लेवल 20 आता है, 370 और 20 में तो बहुत अंतर है। खैर पानी हमने जर्मनी का भी पिया टैप से, हम बीमार नहीं हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड का भी पिया। तो मैंने कहा एक इनकी ना पानी की बोतल खरीद के देखता हूँ और उसमें कितना आता है वो देखते हैं। और इनका कोई फुहारा मिलेगा ना, मतलब फाउंटेन जिसको कहते हैं, ड्रिंकेबल होता है, उस पर से भर के देखेंगे। स्विट्ज़रलैंड में टाइम नहीं मिला, भर के देखते हैं कितना क्या आता है ना। तो मैं TDS का मीटर अपनी जेब में ही लेके आ गया। AQI कल दिखाऊंगा यहाँ पे, मतलब 50 से नीचे ही होगा। भाई यहाँ पे फास्ट लेन से हमने करी, बोतल खरीद ली, ठीक है। मैं अपना बिल लेना भूल गया। अब क्या दिक्कत है कि यहाँ पे बाहर निकलने के लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा अपना बिल। अब कहाँ स्कैन करना है भाई, ये भाई रिसिप्ट जब तक स्कैन नहीं कर रहे थे, गेट नहीं खुल रहा था और ये मैं वहीं पे छोड़ के आ गया था। TDS मीटर अपना निकाल लिया है यार। इसमें भी अगर मतलब मान लो 100-150 मिला ना, तो मतलब यहाँ पे है ही ऐसा सिस्टम, पर मेरे को लग नहीं रहा इसमें 100-200 मिलेगा। लो यार, यहाँ तो पानी की बोतलों में भी 128 है यार, दिख रहा है वीडियो में 128। यहाँ पे पानी की बोतल्स में 128 है। पता नहीं यार, हमारा RO ज़्यादा मिनरल्स वगैरह बाहर निकाल देता है क्या है, वरना ये तो पैकेज वाटर है। इसमें 128 होना मतलब पता नहीं यार क्या कुछ होगा यार यहाँ के। अगर ये 128 पैकेज वाटर में आ रहा है ना, तो यहाँ का इनका टैप वाटर ड्रिंकेबल है भाई। कुछ अलग लेवल से नापते होंगे यहाँ पे, ये शायद इंडिया वालों के लिए ही है ये वाला PPM मीटर। अब इससे ये तो पता चल गया कि इनकी मिनरल वाटर में 128 था भाई, ठीक है। और जो स्विट्ज़रलैंड में जो इनके नल में पानी आ रहा था सिंक में, ठीक है, टॉयलेट सिंक में, उसका PPM 170 था, जो मशीन नापने लग रही है। तो स्विट्ज़रलैंड का पानी तो भाई चेक था, सही है। मतलब एक तरह से आप पानी की बोतल ही खरीद के पीने लग रहे हो, उनके नल से पी रहे हो तो। और जर्मनी में 200 था, वो भी चेक ही मान लो, कितना अंतर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, 370 था यार यहाँ पे डेनमार्क में ना। अभी भर के देखा, इनकी किचन में से और भर के देखेंगे कितना आता है। अब हम जा रहे हैं नेहेवन, कुछ ऐसी जगह का नाम है, NYHAVN। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारे हॉस्टल से 5 मिनट की वॉक पे है। ये वो है कलरफुल बिल्डिंग्स जो डेनमार्क की सबसे ज़्यादा फेमस है, पोर्ट साइड के पास है, मतलब जहाँ पे बहुत सारी बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं। वहाँ पे एक साइड पे बहुत ज़्यादा कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जाके लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। चलो चलते हैं। मैं पिछली बार कोपेनहेगन आया था तो इसी वाले हॉस्टल में रुका था, जनरेटर हॉस्टल। हॉस्टल इनके काफ़ी सही हैं जनरेटर वालों के। थोड़े रूल्स वूल्स अजीब से हैं, मतलब अजीब से भी नहीं है, पर थोड़ा मतलब हर बार कुछ ना कुछ होता है। जनरेटर हॉस्टल जाता हूँ ना मैं, कुछ ना कुछ अजीब से ही रूल आ जाते हैं, तो वो होता है, बस वैसे सही है।
भाई डेनमार्क में आते ही मेरी वाइफ ने क्या नोटिस करा, बोली कि यहाँ पे लोग साइकिल बहुत चला रहे हैं। कह रहे यहाँ पे साइकिल का ट्रेंड अभी भी है, देखो कितनी साइकिलें खड़ी हैं। मैंने बताया कि ये जो एम्स्टर्डम, बेल्जियम, डेनमार्क हो गया, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह ना, इनमें लोग साइकिल बहुत चलाते हैं। एक तो एनवायरनमेंट के लिए, ऊपर से यहाँ पे भाई जो डेनमार्क की मेन सिटी सेंटर है, इन सिटीज़ में ना लो एमिशन जोन्स हैं। मतलब यहाँ पे कार्स होगी, इन बंदों को अलाउड है, जिनके घर है उनको अलाउड है। टैक्सी होंगी ज़ीरो एमिशन वाली चलने लग रही है, जितनी भी मैंने टैक्सी देखी है सारी इलेक्ट्रिक वाली हैं। तो ये इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है भाई यूरोप के लोग ना। यहाँ पे क्या है कि जैसे हैम्बर्ग में जो हमारा AQI 50 आ रहा था और मेरा मीटर उसको ग्रीन लेवल में दिखा रहा था, ठीक है। पर आप यही जाके वेदर ऐप में देखोगे, एप्पल की मैं भी दिखाता हूँ, उसमें भाई वेदर ये दिखाने लग रहा था कि पुअर है, कि मतलब बहुत घटिया वेदर चलने लग रहा है। AQI 50 को ये लोग बहुत घटिया बोलते हैं, कि होना चाहिए AQI 10-12 की रेंज में, 10-15 की रेंज में। 50 को तो ये लोग पुअर बोलने लग जाते हैं। मतलब 15 से ये मान लो 40 एक तक ये बोलते होंगे एवरेज है, फिर उसके बाद पुअर, उसके बाद वेरी पुअर 50 से ऊपर जाते ही। चलो अब हम आगे नेहेवन, बहुत ही अच्छी मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई 30 AQI को ये लोग बोलने लग रहे हैं मॉडरेट है क्योंकि कल हैम्बर्ग में 50 था तो कह रहे थे पुअर है, तो ये मॉडरेट का मतलब अराउंड 30 या 32 ही होगा। तो सोचो कितना एयर क्वालिटी को सीरियस लेते हैं लोग, कि 30 AQI को तो कह रहे हैं मॉडरेट है, और हम तो 30 को ऐसे कह देंगे जैसे भाई जन्नत आ गई हो एक तरह से। ये देखो भाई यहाँ पे एक और स्क्वायर है, पक्का यहाँ पे बर्फ़ भी गिरी होगी, क्योंकि ये बर्फ़ गिरी हुई है। और इस तरफ है नेहेवन का सारा नज़ारा, जिसमें सारी कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, थोड़ा डेकोरेशन भी कर रखी है। चलते हैं उस तरफ अब। भाई ये देखो, ये बोट इतनी ही चौड़ी है जितनी ये कैनाल चौड़ी है, ठीक है। इसने मोड़ दी भाई बंदे ने बोट। ये तो अरे किसी का पालतू है, ये कुछ नहीं करेगा, ये ट्रेंड है बिल्कुल ये देखो भाई सारी कलरफुल बिल्डिंग्स। अभी जो इस साल में गया था ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड, वो दोनों टेरिटरीज हैं डेनमार्क की, जिसके पीछे भी ट्रम्प पड़ा हुआ है कि भाई हम उस पर कब्जा कर लेंगे ग्रीनलैंड पे। वो डेनमार्क की ही टेरिटरी, किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर आती है। ऑटोनोमस है दोनों, मतलब वहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, पर जो मिलिट्री वगैरह, फॉरेन अफेयर्स, वो सब डेनमार्क ही देखता है। यहाँ की करेंसी भी चेंज हो गई है, यहाँ पे चलता है डेनिश क्रोने। पर डेनिश क्रोने और यूरो एक दूसरे से पैक्ड हैं, ठीक है। मतलब यूरो बढ़ेगा तो डेनिश क्रोने बढ़ेगा, डेनिश क्रोने गिरेगा तो यूरो, मतलब यूरो गिरेगा तो डेनिश क्रोने गिरेगा, ठीक है। लगभग एक डेनिश क्रोने है भाई 14.8 का। पर जब मैं गया था कहाँ गया था, ग्रीनलैंड, तब डेनिश क्रोने था भाई 12.5 का, कुछ 2.5 रुपये बढ़ गया, क्योंकि यूरो आज हो गया भाई 108 रुपये का। 108 रुपये का यूरो भाई, सोचा नहीं था कभी कि इतना गिर जाएगा इंडियन रुपया, कि 108 का हो जाएगा। चलो जैसा भी है वो तो। और अभी सनलाइट लगभग हो गई है 30 मिनट और कम हो गई है, क्योंकि हम हैम्बर्ग से और ज़्यादा नॉर्थ में आ गए हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, इन बोट्स पे जो लड़ियाँ लगाई हैं, ये सरकार ने लगाई हैं, सारे बोट ओनर्स ने आपस में समझौता सा कर लिया कि भाई सब लोग लड़ी लगा के रखेंगे तो अच्छा लगेगा, या सरकार ने इनकी कहा कि भाई हमारी बहुत ही ज़्यादा मेन साइट है तो तुम लोगों को लड़ियाँ लगानी पड़ेंगी, या तो ऐसे बोला होगा, पता नहीं क्या है। पर अब हम आ गए हैं रोड क्रॉस करके इस तरफ, जहाँ पे सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं। महंगे महंगे तो होंगे, पर ठीक है, अफोर्डेबल है। अगर आप खाना चाहो ना तो खा सकते हो, अगर यूरोप घूमने आ रहे हो तो। हीटेड सीट। सर्दियों में एक ड्रॉबैक है काफ़ी यूरोप आने का, वो है भाई ग्लूमी वेदर। पूरे दिन ये बादलों वाला वेदर रहता है, क्लियर वेदर होगा ही नहीं। और जिस दिन होगा भी उस दिन भी आप क्या ही कर लोगे, 5-6 घंटे की सनलाइट सी होती है, ठीक है। ऐसा वेदर रहेगा पूरे दिन, सेम टेम्परेचर। मतलब सुबह अगर 0 डिग्री है ना और बादल अगर हैं, शाम हो जाए, दोपहर हो जाए, रात हो जाए, 0 ही रहेगा। ना सनसेट का कोई फ़र्क पड़ता, ना सनराइज़ का कोई फ़र्क पड़ता। आज मिनिमम टेम्परेचर -2 है, मैक्सिमम टेम्परेचर 1 डिग्री। सिर्फ 3 डिग्री का फ़र्क पड़ता है। जिस टाइम सूरज निकल जाता है उस दिन, उस टाइम 1-2 टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, 1-2 डिग्री, वरना सेम रहेगा। बस थोड़ा विंटर्स का ये है, तो इसलिए विंटर्स में जो ज़्यादातर लोग जाते हैं ना, वो
ये फिनलैंड वगैरह ही जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ देखने का फ़ायदा है विंटर्स में। समर्स में आप इटली, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस वगैरह ये सब जा सकते हो, थोड़ा हरियाली देख के सही रहता है। चलो ये देखो रेस्टोरेंट चल रहे हैं भाई मस्त मस्त से। भाई ये वाली दुकान जाते वक्त हमने देखी थी ना, बड़ी सुंदर सी लग रही थी, ठीक है। तो ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं सॉरी कैफ़े है। यहाँ पे हमने ली है 2 हॉट चॉकलेट जो कि है 50 क्रोने की, मतलब लगभग 750-800 रुपये। और यहाँ पे बैठ के भी आप पी सकते हो। और यहाँ पे देखो ये हीटेड सीट्स हैं भाई, इसको ऑन कर दिया और मेरे बैठती 1 पे कैसे हो गए, मैं उठ जाऊँ, अच्छा बंद हो जाता है। अरे वाह क्या टेक्नोलॉजी है ना। 2 पे करवाई, फुल इसको गर्म कर दे। उस तरफ भी देखो हीटेड है, और हीटेड पे नहीं बैठना तो ये कंबल भी दे रखा है, आप कंबल ओढ़ के बैठ सकते हो। सही है यार, 100 क्रोने में तो मतलब 1500 रुपये में वैसे है तो 2 हॉट चॉकलेट 1500 रुपये की, पर माहौल देखो क्या गजब है भाई। ये आ गई अपनी हॉट चॉकलेट, और मैं सही बताऊँ इतनी ठंड होने लग रही है, पर इसको पकड़ा ना तब भी हाथ इतने ठंडे हो रखे कि गर्म नहीं हो रहे भाई हाथ, इसको पकड़ने के बाद भी। पर थोड़ी देर तक पकड़ा तो पता चला कि बहुत गर्म है। और ये व्हिप्ड क्रीम फ्री है। स्विट्ज़रलैंड में इससे महंगी पी थी हमने, और व्हिप्ड क्रीम भी फ्री नहीं थी उसमें। तो डेनमार्क स्विट्ज़रलैंड से सस्ता है, पर ये पेरिस वगैरह से महंगा है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। और ये बोतल बाहर आते पिचक गई भाई, क्योंकि अंदर हो रही थी गर्मी रूम में, और ये वापस देनी है। देखो पिचकने लग रही है, अभी बाहर हो रहा है भाई -2, पिचक पिचक कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना, जैसे आप प्लास्टिक की कोई भी बोतल यूज़ करते हो, मान लो पेप्सी की हो गई, पानी की हो गई, कोई भी हो गई, अगर आप उसको रिटर्न करते हो ना, तो टैक्स जो बोतल पे रखता है वो वापस मिलता है। और टैक्स छोटा मोटा नहीं होता, इस टैक्स को ये बहुत खतरनाक वाला टैक्स मानते हैं जो प्लास्टिक की चीज़ों पर लगता है। ये बोतल 4 क्रोने की थी मान लो, ठीक है, इस पे 3 क्रोने एक्स्ट्रा लगे जो कि प्लास्टिक का टैक्स है, ठीक है। 3 क्रोने मतलब हो गए लगभग, ये मान लो आज की तारीख में 50 रुपये के करीब। तो 50 रुपये इस पे टैक्स था, और 85 ही रुपये की बोतल थी ये, लगभग 50-60 की, ठीक है। तो हर आपको जो ग्रोसरी स्टोर है ना, हर पे तो नहीं, जो बड़े वाले होते हैं या फिर काफ़ी सारियों पे पेंट की मशीन मिलती है। डेनमार्क में इसको पेंट कहते हैं, और अलग अलग देशों में, पूरे यूरोप में अलग अलग नाम रहता है इसका, ठीक है। तो जो भी आपका होगा वो आप इसको रिटर्न करके अपना टैक्स वापस ले सकते हो। ये देखो भाई इस बंदे ने 139 क्रोने की बोतलें डाल दी इसमें पैंट में। भाई देखो इस बंदे ने 150 की पैंट की बोतलें डाल दी, मैं इसमें डालूँगा, ये गई, और हमको मिलेगा 3 पैंट वापस, ठीक है। एक पेप्सी की बोतल भी है मेरे पास, इस पे भी देखो लिखा होगा पैंट लिखा है, हाँ पैंट, पता नहीं क्या लिखा है, शायद है नहीं है, पर इसमें पेप्सी बची है, महंगी है तो इसका नहीं लेंगे। यहाँ से ले लो रिसिप्ट, और इससे आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हो अब, ठीक है। 3 की हमारी रिसिप्ट आ गई। अब देखो भाई पानी था 4.59 का, पैंट लगा है उस पर 3। अब मेरे पास ये पर्ची है, मैं इसको स्कैन कर दूँगा। पेमेंट मस्ट बी स्कैन, ओके, पे करते हैं। रिसिप्ट नो, 3 माइनस हो गया, देखो सीधा सीधा, ठीक है। अब बचे हुए हमको देने हैं। अब इस वाली नई वाली बोतल फिर पैंट लगा है, तो या तो जमा करके कर सकते, हमको एक ही दिन रुकना था, तो हमने आज ही रिटर्न कर दी। भाई देखो अपना बर्फ़ का मिशन थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे बर्फ़बारी होने लग रही है, शायद मेरी टोपी पे दिखे ना दिखे, और मैं आपको कार के ऊपर दिखा देता हूँ, आपको शायद अब बर्फ़ दिख रही होगी। ये देखो बर्फ़ अभी अभी गिरनी स्टार्ट हुई है, ये तो थोड़ी थोड़ी गिरेगी, ज़्यादा प्रिडिक्टेड नहीं है कि ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी। और ये जो मैं आपको बता रहा था, ये बोटल्स पे टैक्स लगाने का क्या मतलब हुआ यार, इस देखो बंदा ना 150 क्रोने की बोटल्स वापस करके गया है। तो इससे क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट कम होता है, लोगों के पास एक वो रहता है कि हाँ भाई हम अगर बोटल्स वापस करेंगे ना तो हमको पैसे वापस मिलेंगे। तो इसका यार मेरे को लग रहा है ये चीज़ इंडिया में ले आए तो कितना मस्त होगा। चाहे आप 10 रुपये की बोतल पे ना 10 रुपये टैक्स लगा दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर कोई गरीब बंदा होगा, किसी अमीर ने बोतल बाहर भी फेंक दी ना, वो गरीब बंदा उसको उठा के वापस करेगा तो उसको पैसे वापस मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई लगा दो, मैं तो कह रहा हूँ 10 रुपये की बोतल में 20 रुपये टैक्स लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपसे वो ले नहीं रहे टैक्स आपको वापस ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं यार, बहुत सही सिस्टम है। और बर्फ़ थोड़ी सी तेज़ हुई है, अब काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गई है, गिरती गिरती ब्लैक बैकग्राउंड के उस पर दिख जाती है बर्फ़, वैसे तो नहीं दिखती है, वैसे तो तभी दिखती है जब बहुत तेज़ हो रही हो। धीरे धीरे होएगी यहाँ पे, तो अभी इतना प्रिडिक्टेड है नहीं। स्टेशन चलते हैं,
मेरी वाइफ को बर्फ़ देखनी थी तो मैंने कहा भाई मेट्रो में चलना है, कल थोड़े थक गए थे आते आते, तो कहते नहीं अब तो पैदल ही चलना है, अब तो बर्फ़ गिर रही है तो यहाँ से 25 मिनट वॉक करते हैं। आज हमारा मिशन है, डे 4 है हमारा यूरोप में। आज हम जाएंगे कोपेनहेगन से स्टॉकहोम स्वीडन। 10:59 या फिर 11 बजे की सुबह ट्रेन है। हम काफ़ी जल्दी निकल चुके हैं, 9:15 बजे हम निकल चुके हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। ये देखो भाई, अब आपको दिखेगी बर्फ़ गिरती हुई, गिर रही है ना, अब काफ़ी तेज़ भी हो गई है पर लाइट में और ब्लैक बैकग्राउंड में ज़्यादा दिखती है। भाई डेनमार्क में एक ये बहुत मस्त है यार, इतने कलरफुल घर हैं, देखना क्या मज़ेदार है ना, बिल्कुल मतलब कोई भी डल मोमेंट नहीं है कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन काफ़ी सही शहर है पर 1-2 दिनों के लिए ही है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हो ना तो सुबह ट्रेन लेके आओ और अगले दिन चले जाओ, क्योंकि 9-10 बजे तक तो दिन ही रहता है, तो आप घूम सकते हो पूरा। हमने भी कल पूरा ही घूम लिया लगभग। एक ये वाली भी इनकी वॉकिंग रोड है, कितने कलरफुल, कितने बढ़िया बढ़िया घर हैं यार। घर कह लो, दुकानें, मतलब बिल्डिंग्स। वॉकिंग नहीं है यार यहाँ पे, तो ये ट्रैफिक भी आ रखा है, या तो सुबह सुबह अलाउड होता होगा बस आना, फिर बंद कर देते होंगे। भाई एक कोपेनहेगन में ना मेरे को बत्तखों के शोरूम में बहुत दिखे, मतलब इस शोरूम पे ना हर चीज़ बत्तख की मिलेगी आपको, की चेन, सोवेनियर, ये बत्तख, अलग अलग टाइप की बत्तख। मतलब पता नहीं बत्तखों का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और क्यों है मेरे को नहीं पता। पूरे देखो अंदर स्टोर में बत्तख ही बत्तख हैं भाई। सोवेनियर मैग्नेट भी भाई डेनमार्क का झंडा लेके बत्तख ही खड़ी है यहाँ पे, तो ये कुछ होगा इनका जो मेरे को नहीं पता है। डक स्टोर, ये देखो भाई यहाँ पे टेम्परेचर मीटर तो मैंने आज नोटिस करा है यहाँ पे, वहाँ पे +25 तक या 30 तक, और 0 से नीचे आ रखा है थर्मामीटर, माइनस ये मान लो 3 या 4 है लगभग। चलो आ जाओ। बर्फ़ भाई तेज़ हो चुकी है, अब आपको देखने को मिलेगी, पर अभी भी मैं इसको बर्फ़ नहीं कहूँगा, ये मतलब ऐसी फ्लरीज टाइप ही गिर रही हैं, इतना तेज़ तो नहीं है। अभी 9 बजे निकले थे अपने होटल से और यहाँ पहुँचते पहुँचते 10:16 हो चुके हैं। बर्फ़ अभी भी गिर रही है, बर्फ़ एंजॉय करते करते आए हैं। 1 घंटा लगभग लग गया पहुँचने में यहाँ पे हमको स्टेशन। भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए ले लिया बोरेक, थैंक यू, और एक ले लिया लंच बाइट, और एक ले ली कुकी। 120 के आए हैं भाई ये। भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी तेज़ हो गई है बर्फ़बारी। और एप्पल में ना हमेशा गलत दिखाएगा आपको, ठीक है, गूगल पे सर्च करा करो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही दिखाता है प्रेडिक्शन, ठीक है। एप्पल में दिखा रखा है बिल्कुल बर्फ़ नहीं गिरेगी, एप्पल का जो वेदर ऐप है, गूगल में दिखाता है भाई सही चीज़। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे माल्मो सेंट्रल की, जो कि है कोपेनहेगन से सिर्फ 20-25 मिनट दूर। एक ब्रिज क्रॉस करके हम पहुँच जाएंगे स्वीडन, माल्मो स्टेशन, पहला जो स्टेशन आएगा स्वीडन में। माल्मो से चलती है हर घंटे एक हाई स्पीड ट्रेन जो कि जाती है स्टॉकहोम। तो उस ट्रेन में रिजर्वेशन भी करानी पड़ती है, अगर आपके यूरो रेल का पास है तब भी आपको करानी पड़ेगी। तो फिर हमने उसकी रिजर्वेशन कल करा रही थी। रिजर्वेशन का कॉस्ट था 75 स्वीडिश क्रोने, जो कि होता है 1 स्वीडिश क्रोने 10 रुपये का। पहले आया था तो भाई 8.7 का होता था, अब 10 रुपये का हो रखा है। तो 750 रुपये यूरो रेल पास के ऊपर दिए पर पर्सन रिजर्वेशन के। बर्फ़बारी आप देख सकते हो, स्वीडन की तरफ चल चुके हैं। यहाँ से लगभग स्वीडन है, मतलब स्टॉकहोम जो कैपिटल है, 680 किलोमीटर। इंजॉय करते जाएंगे, मस्त मस्त नज़ारे आने वाले हैं, बर्फीले नज़ारे। मेरे हिसाब से, मेरा अंदाज़ा यही है, क्योंकि पिछली बार मैं गया था तो सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़ था। तो ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, अभी हम आने का इंतज़ार करें अपनी ट्रेन का। 10:35 हुए हैं, 10:59 पे यहाँ से ट्रेन चली जाएगी, मतलब आने में शायद 10-15 मिनट में आ जाएगी। ये आ गई भाई अपनी ट्रेन जो माल्मो लेके जाएगी हमको। बर्फ़ गिर रही है अभी भी। ये पहुंच गए हम माल्मो सेंट्रल, जो कि है स्वीडन। तो हम पहुंच चुके हैं भाई स्वीडन में। पर एक मैं आपको बात बता दूं भाई, जैसे ही स्विट्ज़रलैंड से निकले थे जर्मनी के लिए, पासपोर्ट चेक करा था ट्रेन में आके। फिर जर्मनी से जब हम डेनमार्क पहुंचे, बॉर्डर पे चढ़ गए लोग, पासपोर्ट चेक करा। अब फिर दोबारा अनाउंसमेंट हुई थी ट्रेन में ड्यूटी बॉर्डर कंट्रोल, क्योंकि डेनमार्क से हम आए स्वीडन, कि पासपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो भाई अपने पास, ठीक है।
पर लोग ट्रेन में चढ़े थे इमिग्रेशन बॉर्डर कंट्रोल वाले, पर हमारा पासपोर्ट चेक नहीं करा, किसी किसी डिब्बे में चढ़ के चेक करके चले गए। तो ना यूरोप अपने बॉर्डर स्ट्रिक्ट करता जा रहा है। जैसे पहले कहते थे कि भाई शेंगन एरिया में नो बॉर्डर कंट्रोल, एक बार कहीं पे घुस जाओ आपको पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। पहले काफ़ी कम होता था, जब मैं पहले आया था ना इतना चेकिंग वेकिंग थी नहीं, पर अब तो हर ट्रेन में अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई बॉर्डर चेकिंग करने वाले आएंगे। तो यूरोप भी अब समझ रहा है कि एक साथ रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे फ़ायदा तो इनको एक साथ रहने का ही है, पर ये अब अपने बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रिक्ट कर रहा है। देश टू देश आप क्रॉस कर रहे हो ना, वीज़ा भले ही ना चाहिए हो, आपकी आईडी वगैरह चेक कर रहे हैं लोग। चलो बाहर निकल गए गलती से भाई उस लिफ्ट से, सीधा ही बाहर निकल गए। तो अब प्लेटफॉर्म 5A से है हमारी ट्रेन स्टॉकहोम की, जो कि रिजर्व्ड सीट है हमारी, तो हमको पता है किस सीट पे जाके बैठना है। तो प्लेटफॉर्म 5A पे चलते हैं। माल्मो सेंट्रल हमारी वाली ट्रेन है भाई 12:07 स्टॉकहोम सेंट्रल की 5A से। प्लेटफॉर्म 5 पे आते ही भाई अपनी ट्रेन ये खड़ी है SJ, ये आगे स्वीडन की कंपनी है। अब ये इनकी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, जो कि हमको 4.5 घंटे में 650 किलोमीटर कवर करा के स्टॉकहोम पहुंचा देगी। खैर जापान वाली तो स्लो ही है, पर फिर भी सही है। हमारा वाला डिब्बा सही है भाई, बिल्कुल ही अपने ये जो फूड कार्ट होती है इनकी, फूड कोच SJ बिस्ट्रो। कुछ खाने वाने का मन हुआ तो यहीं पे खा लेंगे आके। हमारा डिब्बा नंबर 4 है। तो अभी खुली नहीं है ट्रेन, ये बस खड़ी कर रखी है, यही डिब्बा है। तो आधा डिब्बा इनका फूड वाला है और आधा डिब्बा बैठने वाला है। तो सीट बिल्कुल फुल थी भाई, आखिरी की 2-4 ही सीट बची थी, वो करवा दी हमने बुक भाई। 7 मिनट पहले खोल लिया इन्होंने भाई। ये है ट्रेन, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन है। शायद यूरोप में इतनी प्रीमियम सीटिंग ट्रेन तो मैंने नहीं देखी है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बटन्स देखो, बिजनेस क्लास वाले हैं बिल्कुल। ये देखो, ये सीट पीछे करने का अपने आप जाएगी, देखो ये जाने लग रही। ये ऊपर करने का, फिर आगे टेबल है, यहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी है, कोट टांगने की। और डिब्बा में आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम क्वालिटी का है। तो लग रहा है हाँ किसी ट्रेन में आए हैं जिसकी रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा भाई, अगर आप इसको यूरोरेल पास से बुक करते हो तो मैंने बताया सिर्फ आपको रिजर्वेशन चाहिए, पर अगर आप इसको अपने पैसों से बुक करते हो, आप कैसे यूरोरेल पास नहीं है और आपको सिर्फ ये जर्नी करनी है मालमो से स्टॉकहोम की, तो ये आपको ट्रेन पड़ेगी भाई 955 स्वीडिश क्रोने की, मतलब 9,550 रुपये 1 पर्सन की 1 वे की ट्रेन। तो देख लेना जैसा भी हो, SJ की वेबसाइट से जाके आप बुक कर सकते हो। भाई एक चीज़ और नोटिस करी, प्लेन में क्या होता है कि हम सीट रिक्लाइन करते हैं तो पीछे वाला बंदा कहता है अरे मेरे ऊपर गिर गई, मैं खाना खा रहा था, ये कर रहा था। भाई इस ट्रेन की इतनी मतलब मॉडर्न सीट्स हैं कि अगर मैं नीचे ऊपर कर रहा हूँ ना, पीछे जा ही नहीं रही सीट, क्योंकि इसकी ये वाली चीज़ आगे आ जाती है और ये वाली चीज़ नीचे आ जाती है। तो अभी आगे वाली ना पीछे करी सीट, ठीक है, अभी तो ऊपर कर ली उसने दोबारा। मैंने कहा यार मेरे पास तो आई नहीं सीट, तो ऐसे पीछे रिक्लाइन नहीं हो रही है, ऐसे जाके ऐसे जा रही है। तो फिर वो पीछे वाले कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा और पता भी नहीं चल रहा कि सीट रिक्लाइन भी हो रही है या नहीं हो रही। बहुत ही शानदार ट्रेन है भाई। पता नहीं पिछली बार मैं किस वाली में बैठ के गया, शायद ये वाली थी नहीं थी, वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। ये जर्नी में पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे सोचा था ट्रेन में हॉट चॉकलेट पीते, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्कैन करके देखा तो बहुत सस्ती थी, सिर्फ 29 स्वीडिश क्रोने 290 रुपये की। और वहाँ पे हम पी रहे थे 50 डेनिश क्रोने की, मतलब लगभग 750-800 की। पर यहाँ पे स्कैम हो गया भाई, गर्म पानी दे दिया और ये हॉट चॉकलेट दे दी कि मिला लो और पी लो, इसलिए सस्ती है यहाँ पे भाई, कोई स्पेशल नहीं बना के दे रहे। पता नहीं 1 कप के लिए दिया है, 2 कप के लिए दिया है, हमने ख़रीदा है तो कप 2 ले आए थे हम। भाई ये देखो, स्वीडन में आते ही सब कुछ सफ़ेद हो गया है, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। यही प्लान था हमारा बर्फ़ देखने के लिए, कि नॉर्थ की तरफ जाना है हमको, सीधी सी बात यही थी बस। ये देखो स्वीडन में आते ही
3 घंटे और बचे ट्रेन जर्नी। पहुंच गए भाई सेंट्रल स्टेशन स्टॉकहोम। उतारते हैं भाई अपना बैग। ये ऐसा कुछ स्टॉकहोम का स्टेशन है। यहीं से मैंने ट्रेन ली थी भाई जो नार्विक के लिए, वो जो नॉर्दर्न मोस्ट ट्रेन जाती है ना यूरोप में, नॉर्वे पे। वैसे नॉर्दर्न मोस्ट मुरमंस्क है, पर वो भी काफ़ी नॉर्थ है तो उसको कह ही देते हैं। ये निकल गए भाई स्टॉकहोम में बाहर, सेंट्रल स्टेशन। और यहाँ पे है, रोडों पे पड़ी है थोड़ी थोड़ी बर्फ़। वैसे बड़ी सिटीज़ में यार बर्फ़ नहीं मिलती है रोड्स पे, बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी तब मिलेगी, वरना छोटे छोटे शहर आ रहे थे बीच में, उन सब में तो बर्फ़ थी भाई रोडों पे। जैसे यहाँ पे देखो ये पड़ी है ना, बहुत कम मिलेगी। अच्छा, आज हमने डिस्टेंस कवर किया है 680 किलोमीटर, और टोटल ज्यूरिख से जो डिस्टेंस कवर करके हम ट्रेन से आ चुके हैं वो है 2000 किलोमीटर, 2006 किलोमीटर कुछ आ रहा था। तो चलो काफ़ी हो गया डिस्टेंस कवर। पर एक चीज़ क्या है, यहाँ पे भी रात हो गई ना, हमारी यहाँ से कल फेरी है पर वो शाम को है, तो कल पूरा दिन हम स्टॉकहोम घूम सकते हैं आराम से, और शाम को फेरी लेके हम चले जाएंगे यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बर्फ़ कितनी है। ये देखो मेन स्ट्रीट, और आपको दिख ही रही होगी बर्फ़ कितनी है, और मेरे साइड में भी आपको यहाँ पे भी दिख ही रही होगी कि रोडों पे कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। रोड्स क्लियर हैं पर साइड वॉक्स पे बर्फ़ है यहाँ पे। तो मिशन हमारा सक्सेसफुल होता हुआ बर्फ़ देखने का। टाइम भाई 5 बजने वाले हैं। और ये देखो स्कैंडिक होटल ना, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यही बुक किया है मैंने, पर ये वाला ब्रांच नहीं है, कई सारी ब्रांचेज हैं इनकी भी ना। अच्छा, जैसे इबिस का था ना, इबिस और इबिस बजट सस्ता था, तो स्कैंडिक का भी है। ये स्कैंडिक काफ़ी लग्जरी होटल है, ठीक है, स्कैंडिनेविया के हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये का एक कमरा मिलता है। पर स्कैंडिक गो करके एक होटल है, इन्हीं की मतलब ब्रांच है। जैसे इबिस बजट, तो स्कैंडिक गो सस्ते वाला हो गया, तो वो पड़ा है आज जो हमने होटल बुक किया भाई $100 का, मतलब 9000 रुपये एक रात के। तो बजट होटल कहते हुए आ तो रही है शर्म, पर इन कंट्रीज़ के हिसाब से $100 काफ़ी सही है भाई। यहाँ का रिसेप्शन ये है, नो एक्स्ट्रा, यहीं पे चेक इन हो जाएगा पूरे का पूरा भाई। यहाँ का रिसेप्शन तो यही है, रिसेप्शन है ही नहीं होटल में। 2 की चाहिए भाई हमको, प्रिपेयरिंग और की यहाँ से की निकल जाएगी और अपना हो जाएगा। लड़की आई थी पासपोर्ट चेक करके, फिर बोली इसमें कर लो। भाई यहाँ पे लोगों के पास टाइम की इतनी कमी हो रखी है कि सुबह एलिवेटर से चेकआउट करो ना, अपनी की यहीं पे छोड़ दो और आपका चेकआउट हो जाएगा। कई जगह होता है ये डब्बे ना रिसेप्शन पे बने रखे होते हैं, जैसे मैं डेनमार्क में और हैम्बर्ग में चेकआउट करके आया ना, रिसेप्शन पे बने हुए थे। यहाँ पे तो लिफ्ट में ही बना दिया भाई, यहीं घेरो और चले जाओ। आ जाओ 6th फ्लोर पे इस साइड। भाई ये आ गया अपना कमरा 613। पहले अंदर जाके लाइट वाइट ऑन करके आया मैं, और भाई आते ही बेड है, साइड में अपना रख लो जो भी रखना है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम। ये आ गया भाई वॉशरूम, पर देखो साफ सफाई पूरी है और मस्त है कमरा वैसे। और ये 9000 रुपये का एक रात का है। रूम वैसे सही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं व्यू भी दिखाऊं, क्योंकि 6th फ्लोर पे अपना कमरा। अरे वाह, यहाँ तो बर्फ़ पड़ी हुई है भाई। ये क्या सिस्टम है भाई, ये कैसे खुलता है? नया ही सिस्टम देखा। अच्छा, चाबी से खुलता होगा, ये खोल नहीं सकते इसको। चलो भाई, अब निकल चुके हैं खाना खाने। और एक्सक्यूज़ मी मिसेस, इस साइड जाना है। तो भाई मेरे को याद आया यार कि स्टॉकहोम में तो मैं स्वप्निल भाई से मिला था, और वो मेरे को एक रेस्टोरेंट लेके गए थे, इंडियन रेस्टोरेंट, जिसमें बाउल मिलती थी। वो मेरे को काफ़ी सही लगी थी बाउल। पता नहीं मैं कब आया था, शायद यार 2 साल पहले आया था या 3 साल पहले आया था स्टॉकहोम। तो तब भी एक ही दिन के लिए आया था, पर उस टाइम तो नाइट भी स्टे नहीं करी थी मैंने। रात को ही ट्रेन थी मेरी जो नार्विक जाती है। तो मैंने कहा यार वो वाला रेस्टोरेंट देखते। फिर मैंने वीडियो खोल ली अपनी, वो रेस्टोरेंट देखा, और पता चला हमारे होटल से सिर्फ और सिर्फ वो 200 मीटर दूर है। तो मैंने कहा भाई वो खा के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाउल काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस भी मिल जाती है।
लगभग अभी जो मैंने ऑनलाइन प्राइस देखे 140 क्रोने का है, तो मतलब हो गया 1400 रुपये, जो कि हो जाता है 13 यूरो। 13 यूरो से कम अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो यूरोप में तो वो है कुछ नहीं। अगर इटली साइड भी आप चले गए ना तो एक सब्जी लोगे उसके साथ एक नान लोगे ना तो 13 यूरो आपका बिल आना ही आना है। सब्जी सस्ती वाली भी ले ली, थोड़ा स्पेन और पुर्तगाल साइड चले जाओगे तो शायद आपका 8-9 यूरो में काम हो जाए, पर इन जगहों पे 13 यूरो का मतलब है मतलब ना के बराबर आप कुछ खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो 13 यूरो की बाउल मैं लूँगा, 13 यूरो की बाउल मेरी वाइफ, तो 26 यूरो में अगर हो रहा है ना काम, बहुत सही है। वैसे जो मेरी वाइफ कह रही है यार बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है यार, इतने का होता है क्या। मैंने कहा यार पहली बार वो इतने महंगे देश में आई है ना, जापान भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, दुबई तो बहुत ही सस्ता है भाई, वैसे ही दुबई की हाइप बना रखी है, थाईलैंड भी सस्ता है, पर असली खर्चा पता चलता है भाई यूरोप, अमेरिका, कनाडा आप जाते हो, खासकर आपको रेस्टोरेंट्स में। तो मैंने कहा भाई इतना तो खाना ही पड़ेगा, इसमें पैसे नहीं बचा सकते। और खाने में आपको पता ही है भाई, हमेशा इंडियन रेस्टोरेंट जाता हूँ मैं, जो कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट होते हैं बाहर। अगर आप इंडिया से जाते हो तो सबसे महंगा खाना जो होता है वो इंडियन रेस्टोरेंट पे मिलता है। चलो आ जाओ चलते हैं। तो भाई हमने ऑर्डर किया है टुडेज़ चिकन करी और टुडेज़ दाल एंड वेजी दो। थोड़ा रेट बढ़ गया क्योंकि वो पुराने होंगे जो ऑनलाइन डाल रखे होंगे, तो ये 15-15 यूरो का हो गया मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो ये होती है बाउल, ये इसमें थोड़ा सा ये चटनी, ये चिकन, बीन्स, राइस, पापड़, नान, चटनी, और ये वाली थी वेजी वाली बाउल। इसमें कह रहे हैं समोसा भी आएगा यार, इनका तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं फिर वेजी वालों का। ये राजमा चावल लग रहे हैं, ठीक है। तो ये है बाउल, मेरे को तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है देखने में ना, मस्त है। चलो भाई खाना खाते खाते आ गए थे हम, वॉक करते करते स्ट्रीट पे दूर से दिख रही थी, यहाँ पे हम आ गए होंगे लगभग 500 मीटर दूर उस रेस्टोरेंट से। और यहाँ पे देखो भाई ये नज़ारा, पीछे कोई मार्केट है, ये पता नहीं बड़ा सा पोल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो को रखते हैं तक। आपने देखा हमारा हैम्बर्ग से लेकर स्टॉकहोम तक का सफ़र। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।